एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, पुस्तक का अध्याय 3 मानव विकास, जिसका पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ा, पार्ट सेकंड पढ़ा और आज पढ़ेंगे लास्ट यानी कि पार्ट थर्ड। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं, लास्ट वीडियो में भी अपन ने देखा था कि भारत में जो मानव विकास सूचकांक है वो योजना आयोग के द्वारा निकाला जाता है और प्रत्येक राज्य का क्रम निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही हर राज्य में राज्य सरकार जो है जिला इकाइयों को मानव विकास सूचकांक के आधार पर उनका क्रम तैयार करती है। तो अपन देखें कि योजना आयोग ने जो आखिरी मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की उसके अकॉर्डिंग भारत में सबसे जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाला जो स्टेट है वो है केरल, जो अपन ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक केरल राज्य का है। कितना है? 0.790। ये मानव विकास जो सूचकांक है, जो स्कोर है, इसको मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानव विकास जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में निकाला जाता है। जो देश 0 के जितना पास में होगा उसका मानव विकास उतना ही कम होगा, जो देश 1 के जितना पास में होगा उसका मानव विकास उतना ही ज़्यादा होगा। तो केरल के बाद में दिल्ली के बाद में हिमाचल प्रदेश, ये भारत के सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक वाले राज्य हैं। अब न्यूनतम मानव विकास सूचकांक की बात करें तो न्यूनतम मानव विकास सूचकांक में बिहार राज्य आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें गरीबी का प्रतिशत ज़्यादा पाया जाता है, प्रति व्यक्ति आय कम पाई जाती है, लिंगानुपात भी कम है और साक्षरता का प्रतिशत भी कम है, इसलिए इसका मानव विकास सूचकांक न्यूनतम है। अब अपन आगे पॉइंट में बढ़ते हैं, जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। आगे वाला पॉइंट है जनसंख्या, पर्यावरण और विकास। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि मानव विकास एक जटिल संकल्पना है। मानव विकास एक जटिल संकल्पना है, न कि जैसा कि प्राचीन समय से माना जा रहा था, पहले से जो माना जा रहा था वो कौन सी संकल्पना थी? न कि मूलभूत संकल्पना। क्यों? क्योंकि इस मूलभूत संकल्पना में ये माना जाता है कि एक बार अगर विकास पा लिया जाए तो हर प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएगी, उनका निदान हो जाएगा। कौन सी संकल्पना में ये माना जाता है? मूलभूत संकल्पना में, जो पहले से ये संकल्पना चली आ रही थी। लेकिन ये संकल्पना बिल्कुल गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि जो विकास है उसने जीवन की गुणवत्ता में सुधार तो किया, विकास ने मानव की जीवन की गुणवत्ता में सुधार तो किया, लेकिन कई प्रकार की नई समस्याओं को जन्म भी दिया। वो कौन सी थी नई समस्याएं? सामाजिक असमानता। अगर विकास हुआ तो विकास ने क्या किया? पक्षपात किया। एक वर्ग को ज़्यादा अवसर उपलब्ध करवाए और दूसरे वर्ग को अवसरहीन बना दिया। तो इस प्रकार से क्या हुई? समाज में असमानता फैल गई। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण हुआ। पर्यावरण प्रदूषण कैसे हुआ? डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ और उद्योगों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए कार्य किया गया, जिससे क्या हुआ? एनवायरमेंट पोल्यूशन हुआ, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। इसके अलावा भेदभाव सामने आया और प्रादेशिक असमानताएं भी सामने आने लगी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि मानव विकास एक जटिल संकल्पना है, न कि मूलभूत संकल्पना। मूलभूत संकल्पना यह कहती है कि एक बार अगर विकास हासिल कर लिया जाए तो मनुष्य की सभी प्रकार की समस्याओं का निदान हो जाएगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे से आर्थिक हो, चाहे से पर्यावरणीय हो। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये कई दूसरी समस्याओं को भी जन्म देता है। इसी को ध्यान में रखकर जब संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था UNDP, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को इन सब बातों को जब सामने आने लगी कि विकास जो है उसके कई नेगेटिव इफेक्ट भी आ रहे हैं, उसके कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कुछ बदलाव किया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट तैयार करता है वो जो सूचकांक काम में लेता है कि प्रति व्यक्ति आय अधिक होनी चाहिए, GDP अधिक होनी चाहिए, इन सब जो पहले जो ये सब चीजें उपागम यानी कि ये सब सूचकांक काम में लेता था, उसमें कुछ उसने बदलाव किया। और 1993 की रिपोर्ट में उसने क्या संशोधन किया? 1993 की रिपोर्ट में उसने कुछ संशोधन किया और उस संशोधन में देखो पूर्वाग्रह और पक्षपातों को संशोधित करके। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? प्राचीन समय से चले आ रहे विचारों
प्राचीन समय से चली आ रही रिवाजों, उनको पूर्वाग्रह कहते हैं। और पक्षपात यानी कि किसी एक तबके का, एक वर्ग का पक्ष लेना और दूसरे वर्ग को अवसरहीन कर देना, उसको नेग्लेक्ट कर देना। तो उनमें संशोधित करके उसने जो प्राइमरी जो दी, यानी कि प्राथमिकता जो दी, वो दी लोगों की प्रतिभागिता, लोगों की सुरक्षा, लोगों की प्रतिभागिता, लोगों की सुरक्षा, लोकतांत्रिकरण और सशक्तिकरण, इन सब चीजों को इसने अपनाया। यानी कि अब ये क्या है, किस ट्रैक पे चल रहा है, अब ये सही राह पे चलने लग गया है, जिसमें किसी भी तरीके का पक्षपात नहीं होने वाला, किसी भी तरीके के एक वर्ग को जो हंसिए पर दिखेल दिया जाता है वो सब नहीं होने वाला। ऐसा कुछ इसने संशोधन किया 1993 की रिपोर्ट में। और सबसे प्रमुख मुद्दा क्या था इनका, लोगों की प्रतिभागिता और लोगों की सुरक्षा। आगे अपन चलें तो वर्तमान में जो और क्या बदलाव हुए, देखो वर्तमान में जो नाभिकीकृत जो विश्व है, जिसमें एटम बम है, परमाणु बम है, उसकी दो प्रमुख चिंताएं हैं, दो प्रमुख समस्याएं हैं, दो प्रमुख वैश्विक चिंताएं हैं। वो कौन कौन सी है, शांति और लोगों का कल्याण, यानी कि वैश्विक शांति और लोगों का कल्याण, ये प्रमुख दो समस्याएं हैं। और इन समस्याओं का निदान करने के लिए, यानी कि देश में, विश्व में शांति और लोगों का कल्याण करने के लिए क्या क्या किया गया, प्रतिरक्षा खर्चों में कटौती करने के लिए आह्वान किया गया। प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस में जो खर्चा किया जाता है, खुद के देश की रक्षा के लिए जो खर्चा किया जाता है, उसमें कटौती की जाने के लिए आह्वान किया। निशस्त्रीकरण, शस्त्रों का कम से कम प्रोडक्शन, उनका उत्पादन कम से कम करना। इसके अलावा नाभिकीय युद्धों को रोक, नाभिकीय जो युद्ध है उन पर रोक लगाई। एटम जो वार है, जो युद्ध होते हैं, परमाणु युद्ध होते हैं, उन पर रोक लगाने की कोशिश की गई और विश्व में शांति और कल्याण स्थापित करने की कोशिश की गई। इसके बाद में एक पॉइंट और आता है, किस विकास के लिए, जटिल संकल्पना के, यानी कि एक सम्मिलित रूप से विकास के लिए। आगे वाली क्या है कि प्रसन्नचित्त और शांत सामाजिक जीवन के लिए। अब लोगों का जीवन भी शांत होना चाहिए, प्रसन्नचित्त होना चाहिए, खुशी रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। तो प्रसन्नचित्त और शांत सामाजिक जीवन के लिए जो पर्यावरणविद थे, पर्यावरणविदों ने और नव माल्थस विदों ने एक नया विचार दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में अगर समाज में शांति रखनी है, समाज में लोगों का जीवन प्रसन्नचित्त रखना है, तो क्या होना चाहिए, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में संतुलन होना चाहिए, दोनों के बीच में इक्वल होना चाहिए। यानी कि संसाधन जो जहां पर उपलब्ध है, वो संसाधन किसी जनसंख्या का पोषण कर सके, जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वो क्या है कि नई समस्याओं को जन्म दे रही है। पिछले कुछ वर्षों में 18वीं शताब्दी तक अगर अपन बात करें तो जनसंख्या में जो वृद्धि है वो एक निम्न स्तर पर हुई थी, लेकिन पिछले 300 वर्षों में अगर देखें तो जनसंख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी। और जब जनसंख्या ज्यादा हुई तो उनकी मांग ज्यादा हुई, और जनसंख्या की जब मांग ज्यादा हुई तो उत्पादन ज्यादा होने लगा, और उत्पादन जब ज्यादा होने लगा तो पर्यावरण संबंधी समस्याएं सामने आने लगी, कई प्रकार की बीमारियां सामने आने लगी, कई प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सब सामने आने लगी। और इन पर्यावरणविदों या जो नव माल्थस विदों थे, इनमें सबसे पहला जो विद्वान था रॉबर्ट माल्थस। रॉबर्ट माल्थस ने सबसे पहली बार ये विचार प्रकट किया था कि किसी भी क्षेत्र में या विश्व में अगर प्रसन्नचित्त जीवन रखना है, समाज में लोगों को खुश रखना है, शांति रखनी है, तो उस समाज में संसाधन और लोगों का इक्वल होना जरूरी है। यानी कि संसाधनों की तुलना में जनसंख्या उतनी ही हो जितनी कि संसाधन उनका पोषण कर सके। ओके दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं। जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन के पढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं कि संसाधनों का होना ही उपलब्ध होना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उन संसाधनों का बंटवारा भी समान रूप से होना चाहिए। दोस्तों अगर अपन देखते हैं तो समाज के कुछ वर्ग, जनसंख्या का कुछ समूह ऐसा होता है जो संसाधनों तक उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ होती है, काफ़ी अच्छी पहुंच होती है, लेकिन समाज का दूसरा वर्ग ऐसा होता है जिनके पास में संसाधन उपलब्ध भी नहीं होते। जैसे कि अपन देखें कि एक गांव में एक परिवार ऐसा है जिसके पास में लग्जरी गाड़ियां है ना, रहने के लिए पक्के भवन है, लग्जरी भवन है,
कई प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन उसी गांव में दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास में साइकिल भी नहीं है, कच्चे घर है, हर बार मौसम में टूट जाते हैं घर उसके। तो मीन्स ये है कि संसाधनों का उपलब्ध होना ही जरूरी नहीं है, संसाधनों का डिवाइडेशन जो है वो भी इक्वल रूप से होना चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं भारतीय संस्कृति और संसाधन। भारतीय संस्कृति जो है प्राचीन समय से ही संसाधनों के संरक्षण पर काफ़ी जोर दिया है, काफ़ी बल दिया है। भारत के जो प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद, जो वेद थे, उनमें प्रकृति में संतुलन बनाए रखने पर काफ़ी जोर दिया गया। भारतीय ग्रंथों में प्रकृति संतुलन पर चिंता व्यक्त की गई थी। अगर अपन देखें कि प्राचीन समय में जो ग्रंथ लिखे गए थे, उपनिषद लिखे गए थे, वेद लिखे गए थे, उनमें भी प्रकृति के संतुलन की चर्चाएं की गई थी, उसकी चिंताएं की गई थी। अग्नि पुराण में कहा गया है कि 100 पुत्रों का पालन करने से जितना धर्म होता है उतना ही धर्म एक वृक्ष के पालन करने से होता है। इससे क्या पता चलता है अपने को? इससे ये पता चलता है कि प्राचीन समय में भी प्रकृति के बारे में लोग कितने जागरूक थे, कितनी उसकी चिंताएं करते थे। आगे पर देखें तो महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही, प्राचीन समय में ही, जब पॉपुलेशन बढ़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, उसी समय महात्मा गांधी ने जो है संसाधन और जनसंख्या दोनों के बीच में संतुलन पर जोर दिया। संसाधन और जनसंख्या के बीच में संतुलन होने पर जोर दिया। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि संसाधन और जनसंख्या के बीच में संतुलन होने का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, इसका तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में जितने रिसोर्सेज उपलब्ध है, वो रिसोर्सेज उस क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का पोषण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर कर पा रहे हैं तो संतुलन है। जैसे कि मान लीजिए कि भारत में बहुत बड़ा एरिया है भारत का, और भारत के पास में जो वाटर अवेलेबल है वो बिल्कुल कम है। यानी कि विश्व की 17.5% पॉपुलेशन भारत में रहती है। कितनी रहती है? 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। समझ में है? लेकिन अगर विश्व के जल संसाधन की बात करें तो वो 2.4% है। समझ में है? यानी कि जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और संसाधन काफ़ी कम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। कई प्रकार की बीमारियां हो रही है प्रदूषित जल की वजह से, हेपेटाइटिस, डायरिया, कई प्रकार की बीमारियां हो रही है। तो कहने का मीन्स यही है कि जो संसाधन उपलब्ध है वो वहाँ की जनसंख्या का पोषण करते रहे, वही क्या होता है, दोनों के बीच में संतुलन होता है, जनसंख्या और संसाधनों के बीच में। तो महात्मा गांधी ने अभिनव समय में ही दोनों के बीच में संतुलन पर जोर दिया था। गांधी जी का मानना था, गांधी जी जिन बातों पर बल देते थे, जिन बातों पर जोर देते थे, वो थे अहिंसा, यानी कि हिंसा न करना, लड़ाई झगड़े न करना, शांति रखना, औद्योगिक नैतिकता, उद्योगों का उतना ही डेवलपमेंट करना जितनी रिक्वायरमेंट हो। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हमारे पास में पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए सब कुछ नहीं है। दोबारा से रिपीट करता हूं, गांधी जी ने क्या कहा था? पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब उनका क्या हुआ कि लोग लालचवंश क्या करते जा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं। लालचवंश ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करते जा रहे हैं। अमीर होने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा उनका दोहन कर रहे हैं, विदोहन कर रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधन जल्दी से उनका ह्रास हो रहा है और कई प्रकार की जो पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं वो सामने आने लगी है। इसके बाद में गांधी जी ने आपसी सहयोग की भावना, यानी कि एक दूसरे को सहयोग करने की भावना पर भी जोर दिया था। उनके विचार, गांधी जी ने प्राचीन समय में ही जो संसाधनों के और लोगों के बीच में जो संतुलन के लिए जो आह्वान किया और संतुलन पर जो चिंताएं व्यक्त की, वो काफ़ी सराहनीय थी। और उनके विचार विश्व में कई जो बड़े रिपोर्ट, कई जो एजेंडा बने, कई जो पुस्तकें लिखी गई, उनमें उनके विचार रखे गए। जैसे ही क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट जो 1972 में प्रकाशित हुई थी, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट, जिसका नाम था लिमिट टू ग्रोथ, लिमिट टू ग्रोथ, ग्रोथ करने की लिमिटेशन, समझ रहे हो, ग्रोथ करने की लिमिटेशन। और ये कब हुई थी? क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट थी 1972 में। सेम गांधी जी की बात आ रही है क्या? पेट भरने के लिए है, पेट भरने के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। यानी कि इतना ही ग्रोथ करो जितना की आवश्यकता हो, यानी कि ग्रोथ करने की लिमिटेशन होनी चाहिए। शुमाकर की पुस्तक जो थी उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, छोटा ही सुंदर होता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। उसमें भी गांधी जी के विचारों को रखा गया था जो शुमाकर ने रखे थे। शुमाकर की पुस्तक थी और ये 1974 में प्रकाशित हुई थी।
इसके बाद में अगर अपन देखें तो ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट थी ओवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका सामान्य भविष्य, ओवर कॉमन फ्यूचर, जो 1987 में प्रकाशित, तो ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें भी गांधी जी के विचारों को रखा गया था। और लास्ट में जो ब्राजील में रियो डी जेनेरो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जो रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी गांधी जी के विचारों को रखा गया था। और ये हुआ था 1993 में, जिसे एजेंडा 21 का नाम दिया गया था। एजेंडा 21 ये ब्राजील में हुआ था दोस्तों, 1993 में हुआ था, जिसमें कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे वो शामिल हुए थे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए मेरे साथ में नेक्स्ट स्टडी के लिए। जल्दी आपके लिए चैप्टर 4 आएगा। थैंक यू सो मच।